हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीकेएस ऑफिशियल में। इसके पिछले क्लासेस में हम सभी साइंस स्पेशल सीरीज का 35वां क्लास किए थे। यह क्लास टोटली आरआरबी एएलपी पर फोकस किया गया है, जिससे आप अपनी एएलपी का एग्जाम आसानी से प्रिपरेशन कर सकते हैं। यह साइंस स्पेशल सीरीज आप सभी को कैसा लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आरआरबी, एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी से रिलेटेड जितनी भी यहाँ क्लासेस होती हैं वह आपको डेली मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पौधों में अपशिष्ट उत्पादन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कब होता है? ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण के दौरान, ऑप्शन बी श्वसन के दौरान, ऑप्शन सी श्वसन और प्रकाश संश्लेषण दोनों के दौरान, ऑप्शन डी वाष्पोत्सर्जन के दौरान। इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए, पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है यह होता है श्वसन के दौरान। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जब पौधों में अपशिष्ट उत्पादन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन श्वसन के दौरान होता है। श्वसन के प्रक्रिया में ग्लूकोज का दहन होता है, जिसके लिए ऑक्सीजन आवश्यक होता है। इतनी बात आप लोग को पता होनी चाहिए। और क्या पता होना चाहिए? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है? तो ऑक्सीजन का उत्पाद होता है। किसका उत्पाद होता है? तो ऑक्सीजन का उत्पाद होता है। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। कथन एक, न्यूलैंड ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया। कथन दो, सोडियम लिथियम के बाद 8वां तत्व है। कथन तीन, कैल्शियम बेरिलियम के बाद 8वां तत्व है। कथन चार, अष्टक नियम केवल मैग्नीशियम तक ही लागू था, क्योंकि मैग्नीशियम के बाद प्रत्येक 8वीं तत्व में पहले के समान मौजूद नहीं थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए। देखिए, यहाँ पर पूछा है गलत कथन का चयन करना है। कौन से कथन का? तो गलत कथन का। तो देखिए, कथन एक जो है, ठीक है, ये सही है। कथन दो भी सही है, कथन तीन भी सही है। लेकिन कथन चार क्या कह रहा है कि अष्टक नियम केवल मैग्नीशियम तक लागू था। नहीं, जो अष्टक नियम था, ठीक है, यह कैल्शियम तक लागू था। कहाँ तक लागू था? तो कैल्शियम तक लागू था। जो न्यूलैंड का अष्टक नियम था वो कैल्शियम तक लागू था, मैग्नीशियम तक नहीं। इसलिए यह गलत हो जाएगा। चौथा जो कथन है गलत है, इसलिए क्वेश्चन पूछा है गलत कथन का चयन कीजिए। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चौथा नंबर, चौथा कथन जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, न्यूलैंड के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। न्यूलैंड ने अपने समय तक के ज्ञात कितने तत्व थे ज्ञात? तो 56 तत्वों के 8 तत्वों के श्रेणी में व्यवस्थित किया था। किसने कितने? तो 8 तत्वों के रूप में व्यवस्थित किया था। कितने तत्व ज्ञात थे? तो 56। ठीक है, यह बहुत बार एग्जाम में पूछता है। देखिए, इन्होंने भारतीय संगीत के सा रे गा म प ध नि सा के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किया था, जो 8 करके व्यवस्थित किए थे। ठीक है, और न्यूलैंड के आवर्त सारणी का पहला तत्व क्या था? तो पहला तत्व था हाइड्रोजन। ठीक है, और अंतिम तत्व क्या था? अंतिम तत्व था थोडियम। इतनी बात आप लोग को पता होनी ही चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार एग्जाम में घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा रहता है। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें केवल जैव निम्नकरणीय पदार्थ शामिल हैं। कौन से पदार्थ? तो जैव निम्नकरणीय पदार्थ शामिल हैं। ऑप्शन ए बैटरियां, सब्जियों के छिलके, बासी रोटी, कांच और धातुएं। ऑप्शन बी टेट्रापैक, धातुएं, चमड़ा, बासी बिस्किट, फल। ऑप्शन सी कांच, धातुएं, अंडे के छिलके, कागज और टेट्रापैक। ऑप्शन डी अंडे के छिलके, कागज, बासी बिस्किट,
फल, सब्जियों के छिलके। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए, जैव निम्नकरणीय पदार्थ उसे कहते हैं जो पर्यावरण में वह स्वतः ही अपघटित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थ को जैव निम्नकरणीय पदार्थ कहते हैं। तो देखिए, बैटरी जो है ये कभी अपने आप विघटित होगा नहीं होगा, ठीक है। कांच होगा नहीं होगा, इसलिए यह पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा देखिए, यहाँ पर भी धातुएं दिया है, अपने आप कभी विघटित होगा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, कांच फिर यहाँ पर दे दिया है, कांच विघटित नहीं होगा अपने आप। धातुएं दिया है, इसलिए ये सी नंबर भी गलत है। ऑप्शन डी में देखिए, अंडे के छिलके, यह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, इसलिए यह विघटित स्वतः हो जाएगा। कागज ऑब्वियसली ये भी विघटित हो जाएगा। बासी बिस्किट, बिस्किट भी विघटित हो जाएगा। फल और सब्जियों के छिलके, ये सारे जो हैं ये विघटित हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्रेषण लाइनों के लिए इनमें से मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी नाइक्रोम, ऑप्शन सी टीन लेड मिश्र धातु, ऑप्शन डी टंगस्टन। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए, सर्वाधिक जो विद्युत चालकता होता है वो किस में होता है, तो वो होता है एजी यानी चांदी में, ठीक है। इससे फिर कम किस में होता है, कॉपर यानी तांबा में, और इससे भी कम होगा एल्युमिनियम में, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है इसके अनुसार क्या हो जाएगा, तो विद्युत प्रेषण लाइनों के लिए इनमें से मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो तांबा का पदार्थ का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। Cu यानी कॉपर, ठीक है। तांबा एक प्रमुख धातु है जिसकी परमाणु संख्या कितनी है, तांबा की परमाणु संख्या 29, ठीक है। और यह 11वें तत्व, 11वें वर्ग का तत्व है, ये आप लोग याद रखिएगा, ये 11वें वर्ग का तत्व है। और 29 क्या है, इसकी परमाणु संख्या, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक श्वेत प्रकाश पुंज किसी त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से वर्ण विक्षेपित होकर 7 रंगों की एक पट्टिका का निर्माण करता है। इनमें से कौन से कथन सही है। ऑप्शन ए, लाल रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है। ऑप्शन बी, बैंगनी रंग का विचलन अधिकतम होता है। ऑप्शन सी, कांच में श्वेत प्रकाश के सभी घटकों की चाल समान होती है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए, एक श्वेत प्रकाश पुंज किसी त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से वर्ण विक्षेपित होकर 7 रंगों की एक पट्टिका निर्माण करता है। इनमें से सही कथन क्या हो जाएगा, तो बैंगनी रंग का विचलन अधिकतम होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। कैसे बी होगा इसका राइट आंसर, तो चलिए जानते हैं। देखिए, जो जिस रंग का तरंग दैर्घ्य जितना कम होगा उसका अपवर्तनांक उतना अधिक होता है, ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। जिस रंग का तरंग दैर्घ्य जितना कम होगा, देखिए तरंग दैर्घ्य कम किसका होता है, तो बैंगनी का, ठीक है। जितना तरंग दैर्घ्य कम होगा उसका अपवर्तनांक क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। और वहीं पे लाल रंग का विचलन न्यूनतम होता है, अधिकतम नहीं न्यूनतम होता है, क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, सबसे ज्यादा होता है। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय कारक कुछ जंतुओं में विकासशील जीव के लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन ए, प्रकाश, ऑप्शन बी, आर्द्रता, ऑप्शन सी, वायु, ऑप्शन डी, तापमान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए, जो एक तापमान है, ठीक है, ये तापमान ही है जो पर्यावरणीय कारक द्वारा, ठीक है, कुछ जंतुओं में विकासशील जीव के लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तापमान के पर्यावरणीय कारक द्वारा जंतुओं में क्या होता है, लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन, तापमान। देखिए, भ्रूण या लार्वा जो होता है इसके विकास के दौरान अनुभव किए गए तापमान से संतान के लिंग का निर्धारण होता है, ठीक है। और इस प्रकार तापमान प्रेरित लिंग निर्धारण किसमें होता है, तो सरीसृप में और टेलोस्ट
मछली में देखा जाता है? सबसे पहले किस में होता है? तो सरीसृप में। और कौन किस में? तो टेलोस्ट मछली में। किस में? टेलोस्ट मछली में। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ तक कि जो सरीसृप में कौन आ जाता है, जैसे छिपकलियां, इनमें भी लिंग निर्धारण किसके अनुसार होता है? तो तापमान के पर प्रेरित ही होता है, ठीक है। इतनी बात आप लोग को पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह का उल्लेख नहीं किया गया है? यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग सही से देख लीजिए, उल्लेख नहीं किया गया है। तो देखिए, ऑप्शन ए हेलोजन समूह, ऑप्शन बी निक्टोजन समूह, ऑप्शन सी उत्कृष्ट गैस समूह, ऑप्शन डी चेल्कोजन समूह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए, मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैस समूह का उल्लेख नहीं है। किसका? तो उत्कृष्ट गैस का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्कृष्ट गैस जो है, इस समूह का उल्लेख मेंडलीफ के आवर्त सारणी में, जो आवर्त सारणी है किसका? मेंडलीफ का, इसमें उल्लेख नहीं है। और उत्कृष्ट गैस जो होता है, यह 18वें वर्ग को कहा जाता है। किस वर्ग को? तो 18वें वर्ग को कहा जाता है, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। देखिए, उसके बाद क्या है, तो मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी में पहले कितने वर्ग थे? तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी में पहले वर्ग कितने थे? तो वर्ग थे 8, ठीक है। और बाद में क्या, 9वें वर्ग को जोड़ा गया, ठीक है। और देखिए, हेलोजन समूह, हेलोजन समूह किसको कहा जाता है? तो 17वें वर्ग को, ठीक है। और निक्टोजेन, देखिए निक्टोजेन किसको कहा जाता है? तो निक्टोजेन 15वें वर्ग के तत्वों को कहा जाता है। और चेल्कोजेन किस वर्ग के तत्वों को कहा जाता है? तो चेल्कोजेन 16वें वर्ग के तत्वों को कहा जाता है। देखिए, एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आप लोग फाइंड कर पाए। इस तरह से आप लोग को याद करना पड़ेगा कि कहीं से भी अगर क्वेश्चन दे तो छूटे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नरों में मौजूद लिंग गुणसूत्र एक्स और वाई है, इनके बीच क्या अंतर है? ऑप्शन ए, इनमें आकार में कोई अंतर नहीं होता है। ऑप्शन बी, एक्स गुणसूत्र बड़ा होता है जबकि वाई गुणसूत्र छोटा होता है। ऑप्शन सी, वाई गुणसूत्र में एक्स गुणसूत्र से अधिक जीन होते हैं। ऑप्शन डी, वाई गुणसूत्र बड़ा होता है जबकि एक्स गुणसूत्र छोटा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए, जो एक्स गुणसूत्र होता है, मानव जो मेल होते हैं, मेल में क्या होता है, एक्स और वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो एक्स गुणसूत्र होता है यह बड़ा होता है, और जो वाई गुणसूत्र होता है यह छोटा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। एक्स गुणसूत्र क्या होता है? बड़ा होता है मेल में, और वाई गुणसूत्र उसके मुकाबले छोटा होता है, ठीक है। देखिए, एक्स गुणसूत्र और वाई गुणसूत्र में बहुत सारे अंतर हैं। जैसे एक्स गुणसूत्र लंबा होता है, वाई गुणसूत्र क्या होता है? छोटा होता है। एक्स गुणसूत्र पुरुषों और महिलाओं दोनों में मौजूद होता है, लेकिन वाई गुणसूत्र है यह केवल पुरुषों में मौजूद रहता है, ठीक है। और एक्स गुणसूत्र जो होता है, इसकी अधिक मात्रा में जीन होता है। अधिक मात्रा में क्या होता है? जीन पाया जाता है एक्स गुणसूत्र में, और वाई गुणसूत्र में कम मात्रा में जीन पाया जाता है, ठीक है। और एक्स गुणसूत्र में अधिक मात्रा में डीएनए पाया जाता है, और वाई गुणसूत्र में कम मात्रा में डीएनए होता है। तो इतने सारा अंतर आप लोग को एक्स और वाई गुणसूत्र के बारे में पता होना ही चाहिए। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुतक कोशिकाएं डैश में पाई जाती है? ऑप्शन ए मटर, ऑप्शन बी जलकुंभी, ऑप्शन सी नीम, ऑप्शन डी नागफनी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए, वायुतक कोशिकाएं जलकुंभी में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो जलकुंभी में पाई जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, वायुतक सरल अस्थायी पादप उत्तक है। कौन सा पादप है? तो सरल अस्थायी। ये जो वायुतक कोशिकाएं हैं ये कैसी है? तो सरल अस्थायी। कैसा? सरल अस्थायी। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आखिरी क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार दाएं हाथ की तर्जनी
और मध्यमा उंगली क्रमशः डैश और डैश की दिशाओं को निरूपित करती है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिया गया है, ये आप लोग देख लीजिए। देखिए, जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार दाएं हाथ की जो तर्जनी और मध्यमा उंगली क्रमशः चुंबकीय क्षेत्र और प्रेरित धारा, चुंबकीय क्षेत्र और प्रेरित धारा की दिशाओं की ओर निरूपित करती है, जो आप लोग चित्र में भी देख पा रहे होंगे। चित्र को आप लोग बढ़िया से देख लीजिए। यह राइट हैंड रूल है, किसका? फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है। ये इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो यहाँ पर अंगूठा देख रहे हैं, ठीक है, और तर्जनी और मध्यमा, ये किसके किसके ओर निरूपित करती है? तो दाएं हाथ की तर्जनी जो है और मध्यमा उंगली चुंबकीय क्षेत्र और प्रेरित धारा की दिशा को निरूपित करती है, और जो अंगूठा है यह बल की ओर निरूपित करता है। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। अगर आप क्लास अंत तक देख रहे हैं तो कमेंट में बताएं कि टॉप 10 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्नों का सही सही जवाब दिया है। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।